हरिओम दोस्तों, मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। आज का टॉपिक है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति एक प्राणायाम नहीं, कपालभाति एक शोधन क्रिया है। घेरण संहिता में घेरण मुनि के द्वारा लिखा गया है, कपालभाति हमारे एक शरीर को शुद्ध करता है। यह एक प्राणायाम नहीं, यह एक हमारे शरीर के लिए एक शोधन क्रिया है, जिसमें 6वें नंबर पर हमारी कपालभाति आती है। धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। कपालभाति 6वीं क्रिया है। कपालभाति जल नीति, सूत्र नीति जो हम करते हैं, तो जल नीति, सूत्र नीति के बाद ही कपालभाति प्राणायाम किया जाना अति आवश्यक माना गया है। आज के टॉपिक में मैं आपको कपालभाति क्रिया जो है उसकी विधि, सावधानी और लाभ, और इसकी अवधि क्या होती है, कितने समय तक हम इस प्राणायाम को, इस क्रिया को कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन से हम आसन लगाते हैं, किस आसन में हमारे लिए कौन सा आसन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो ये मैं आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं, जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय तक आप बैठ सकते हैं। वो आसन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आप सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं, वो आसन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आसन है। इस क्रिया को करने के लिए आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन और अर्ध पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर आप हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए इस तरह आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इसकी जो अवधि है 10 से 20 श्वास पर श्वास, 10 से 20 हम जो श्वास पर श्वास करते हैं वो हमारा एक चक्र होता है। तो ऐसे आपको 10 चक्र करने हैं और धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 5 चक्र 10 चक्र कर सकते हैं। अगर आप इस क्रिया को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप इस क्रिया के चक्र को 20 से 30 चक्र कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम ये कपालभाति जो क्रिया है सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। यह हमारे शरीर में इसके बहुत सारे लाभ हमें मिलते हैं। अब मैं आपको इसकी कुछ सावधानियां बताता हूं कि इसकी जो सावधानियां हमें किन किन व्यक्तियों को यह क्रिया करनी चाहिए और किसको यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि चक्कर आने की समस्या हो, अगर आप कपालभाति जो क्रिया है वो आप कर रहे हैं, अगर आपको चक्कर आने की समस्या हो तो आप इस क्रिया को थोड़ी देर तक रोक सकते हैं और लंबी गहरी श्वास को ले सकते हैं, और लंबी गहरी श्वास को छोड़ने के बाद आप इस क्रिया को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। कपालभाति जो क्रिया है इसमें हम श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। श्वास को हम फोर्सफुली छोड़ते हैं, बिल्कुल इस तरह। तो जो कपालभाति क्रिया है इसमें हमारा जो नाभि चक्र है इसमें ऊपर खिसकने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए जो हम श्वास को छोड़ते हैं धीरे धीरे स्टॉक मारना चाहिए। लंबा स्टॉक, बिल्कुल फोर्सफुली स्टॉक नहीं मारना चाहिए, ज़्यादा फोर्सफुली स्टॉक भी नहीं मारना चाहिए, नॉर्मल स्टॉक इसमें मारना चाहिए। क्योंकि अगर हम ज़्यादा फोर्सफुली स्टॉक मारेंगे तो हमारा जो नाभि चक्र है इसके ऊपर खिसकने की संभावना हो सकती है। हर्निया संबंधित किसी को समस्या हो, हर्निया के कोई रोगी हो, तो उनको कपालभाति जो क्रिया है यह क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कपालभाति क्रिया हर्निया रोगियों के लिए एक अवॉइड माना गया है। गर्भवती माताओं और बहनों को कपालभाति जो क्रिया है यह नहीं करना चाहिए। पीरियड के समय यह अभ्यास आपको के लिए अवॉइड माना गया है, क्योंकि पीरियड के समय भी इस क्रिया को नहीं करना चाहिए। पुरुषों के लिए अगर किसी को अंडकोश की समस्या हो तो उनको भी कपालभाति क्रिया नहीं करनी चाहिए। उच्च रक्तचाप के व्यक्ति हो या जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो, या हृदय संबंधित किसी की समस्या हो, या जिसको चक्कर आने की समस्या हो, या जिनको मिर्गी दौरे पड़ने की समस्या हो, या जिनको हर्निया संबंधित कोई समस्या हो, अल्सर संबंधित कोई समस्या हो, उनको कपालभाति जो प्राणायाम है, कपालभाति जो क्रिया है उस क्रिया को नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कपालभाति जो प्राणायाम है इसके जो हमारे जो शरीर पर इफेक्ट, हमारे शरीर पर जो इसके फ़ायदे होते हैं, जो इसका प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपको कपालभाति से होने वाले फ़ायदे आपको बताता हूँ। कपालभाति प्राणायाम हमारी इडा पिंगला नाड़ियों को शुद्ध करता है और हमारे मानसिक तनाव को दूर करता है। इडा पिंगला नाड़ियों को शुद्ध करता है और मानसिक संबंधित कोई समस्या हो उसको
ख़त्म करता है। साइनस की समस्या हो या डायबिटीज़ की समस्या हो, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम एक रामबाण का काम करता है। कपालभाति जो क्रिया है वो हमारे फेफड़ों को शुद्ध करता है, फेफड़ों को एकदम साफ करता है और हमारे कफ संबंधित रोगों को भी दूर करता है। जिन व्यक्तियों को दमा, वात, स्फीति, ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, उनके लिए कपालभाति प्राणायाम महत्वपूर्ण प्राणायाम माना गया है। कपालभाति जो क्रिया है वो हमारे तंत्रिका तंत्र में संतुलन और पाचन क्रिया को शुद्ध करता है। कपालभाति जो क्रिया है वो हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और पाचन क्रिया में ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको कपालभाति जो क्रिया है उसको करके बताता हूँ कि आपको किस तरह कपालभाति जो क्रिया है करना चाहिए, जो विधि है कैसे आपको बैठकर किस आसन में करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे साथ कर सकते हैं। दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में। आप सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, आँखें बंद, कमर गर्दन सीधी, शरीर शिथिल होना चाहिए। आँखें बंद। धीरे धीरे स्टॉप को करना है, धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे, लगाएंगे, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे अपने चेस्ट के सामने, रब करेंगे अपने हाथों को रब करते हुए लगाएंगे अपनी आँखों पर। धीरे से दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे और अपने आँखों को खोलेंगे। आपने देखा होगा कि हमने जो कपालभाति जो क्रिया हमने की है उसमें हमने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए तो हमने स्टॉप जो किया है इस तरह किया है। तो कपालभाति और जो भस्त्रिका क्रिया है लगभग दोनों समान है। कपालभाति जो क्रिया होती है उसमें हम फोर्सफुली श्वास को बाहर छोड़ते हैं और जो भस्त्रिका जो क्रिया है, भस्त्रिका जो प्राणायाम है उसमें हम श्वास को फोर्सफुली अंदर लेते हैं और फोर्सफुली बाहर छोड़ते हैं। आज के टॉपिक में मैंने आपको कपालभाति जो क्रिया है उसको करने की विधि, सावधानी और लाभ को बताया कि हमें जो कपालभाति जो क्रिया है वो किस विधि से हमें करना चाहिए और किस आसन में हमें इसको बैठकर करना चाहिए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, हमने किस आसन में इसको बैठकर हमें इस अभ्यास को करना चाहिए और इसकी जो अवधि है, इसकी अवधि है कितने समय तक हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको इसके कुछ सावधानियां बताई कि इसमें किन व्यक्तियों को यह अभ्यास करना चाहिए, किसे यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर मैंने आपको उसके कुछ बेनिफिट जो लाभ हैं जो हमारे शरीर पर इनका प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको बताया। तो अब मुझे आशा है आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। हरिओम। मैं योगाचार्य विष्णु भट्ट, योग नगरी ऋषिकेश। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।